हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे फिफ्थ टॉपिक का सिक्स सब टॉपिक एरे। एरे स्टार्ट करने से पहले आज क्योंकि डेट है हमारी 4 जुलाई और आज लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की आरपीएससी प्रोग्रामर की, तो 12 बजे तक ये फॉर्म ओपन है। प्लीज़ जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो अभी भी फॉर्म भरने की आज लास्ट डेट है, आप भर सकते हैं। जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, वो लोग प्लीज़ अपने एग्जाम की तैयारी अब सीरियस नोट पे आके स्टार्ट कर दीजिए। तो देखिए आज का जो टॉपिक है एरे। एरे समझने से पहले हमें रिक्वायरमेंट समझनी पड़ेगी कि एरे को यूज क्यों किया जाता है। तो देखिए अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम इसके टॉपिक पे चलते हैं और फिर हम इसकी रिक्वायरमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा रिकैप था, कमेंट्स हमने पढ़ लिए, लूप हमने पढ़ लिया, ठीक है। लूप के मेथड्स क्या होते हैं, कैसे कॉल किए जाते हैं, मेथड के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट कैसे दिया जाता है, आर्ग्यूमेंट्स वर्सेस पैरामीटर्स क्या होते हैं, और ये टास्क कल हमने डिस्कस कर लिए थे इनके एल्गोरिथम। आई होप आपने ये टास्क कर भी लिए होंगे। अगर कोई दिक्कत आ रही है टास्क करने में तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, आई विल प्रोवाइड दी सोल्यूशन। आज हमारा टॉपिक है एरे। देखो एरे को आप कैसे समझ सकते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम जैसे जो प्रोग्राम्स कर रहे थे उसमें हम क्या करते थे, 2 नंबर्स का जैसे सम करा या फिर 2 नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करा। हम क्या कर रहे थे, 2 या 3 नंबर तक की ही वैल्यूज की बात कर रहे थे। अब आप एक सिनेरियो समझिए कि एक क्लास है और उस क्लास के अंदर 70 स्टूडेंट्स हैं। आपके पास क्या है, सपोज एज अ टीचर यू नीड टू ऐड द मार्क्स ऑफ ऑल 70 स्टूडेंट्स, ठीक है। आप सपोज यहाँ पे टीचर हैं किसी भी एक सब्जेक्ट के, ठीक है। सब्जेक्ट का नाम है S1। आपको क्या करना है, S1 के अंदर एक तो 70 जो स्टूडेंट्स हैं, हर स्टूडेंट की मार्क्स की एंट्री करवानी है। इसके बाद एंट्री के बाद फाइंड आउट करना है कितना सम आ रहा है टोटल मार्क्स का और क्या एवरेज बन रहा है सब्जेक्ट का, ठीक है। अब अभी तक हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है उसमें तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली क्या कर सकते हैं, अगर हमको अभी तक जितने कॉन्सेप्ट्स पता है उसके अकॉर्डिंगली तो हम 70 वेरिएबल्स ले लें और 70 वेरिएबल्स में 70 स्टूडेंट्स की वैल्यू को स्टोर करा दें। यानी कि मैं सबसे पहले ले लेती हूँ स्टूडेंट 1, ठीक है। इसके अंदर इसकी कोई मार्क्स है उसकी वैल्यू स्टोर करा दी, फिर स्टूडेंट 2 लिया, फिर इसकी वैल्यू स्टोर करा दी, फिर स्टूडेंट 3 लिया, फिर इसकी वैल्यू स्टोर, और ऐसे करते करते मुझे कितने वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे, 70 वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे, जहां तक मैं इनकी वैल्यूज को क्या करूंगी, इनके सब्जेक्ट की मार्क्स की वैल्यू को एंटर करा दूंगी। तो आप इससे देखिए इसका मतलब क्या हो गया, 70 स्टूडेंट्स के मार्क्स को एंटर करवाने के लिए मुझे कितने वेरिएबल्स की जरूरत पड़ी, 70 वेरिएबल्स की जरूरत पड़ी। अब ये तो बात थी एक ही सब्जेक्ट की। अगर सपोज इसी तरीके से आपको S2 कोई और सब्जेक्ट S3 S4, एक सब्जेक्ट तो होता नहीं है ना एक सेमेस्टर में। सपोज अगर 4 सब्जेक्ट्स हैं तो 4 सब्जेक्ट्स में 70 स्टूडेंट्स के करवाने, तो एक सब्जेक्ट के अंदर 70 वेरिएबल्स की जरूरत पड़ रही है, तो 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर करवाने के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी, 70 इंटू 4 यानी कितनी, 280 वेरिएबल्स। तो देखो ये कितना प्रोग्राम को कॉम्प्लेक्स कर देगा और प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को कितना रिड्यूस कर देगा। इस चीज से ओवरकम होने के लिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स आए एरे के। एरे क्या कहता है, आप एक ही वेरिएबल लीजिए, ठीक है। सपोज हमने वेरिएबल ले लिया स्टूडेंट, ठीक है, और यहाँ पे आप इसकी साइज को डिक्लेयर कर दीजिए कि आपको कितने साइज का एरे लेना है। जैसे मुझे यहाँ पे 70 स्टूडेंट्स का एरे लेना है, तो यहाँ मैंने डिक्लेयर कर दिया है स्टूडेंट 70। अब अलग अलग इंडिविजुअल वेरिएबल्स ना डिक्लेयर करके आप क्या करेंगे, जो भी स्टूडेंट की वैल्यू एक्सेस करनी है, सपोज मुझे स्टूडेंट 1 की एक्सेस करनी है, तो यहाँ पे क्योंकि एरे की इंडेक्स जो है 0 से स्टार्ट होती है, तो हम इंडेक्स लेंगे 0 और यहाँ पे दे देंगे वैल्यू 55। इस तरीके से स्टूडेंट 1 के अगर फर्स्ट स्टूडेंट की लेनी है तो यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पे दे देंगे स्टूडेंट फर्स्ट के मार्क्स, और ऐसे ही हम कहाँ तक चलेंगे, स्टूडेंट 70 तक, और यहाँ पे हम दे देंगे 70th स्टूडेंट के मार्क्स। तो अब यहाँ पे देखिए फायदा क्या हुआ, 70 वेरिएबल्स आपको मेंटेन नहीं करने हुए, आप एक ही वेरिएबल मेंटेन कर रहे हो और उस वेरिएबल के अंदर आपने 70 इंडेक्सेस मेमोरी के अंदर उस वेरिएबल के लिए एलोकेट कर दी। दूसरी चीज क्या है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वेरिएबल का नाम क्या था, ठीक है ना। जैसे यहाँ तो स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 दे रही हो, अगर मुझे सपोज नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए लेना है तो उसके लिए मुझे फिर थोड़ा नाम अलग करना पड़ेगा क्योंकि सेम वेरिएबल नेम नहीं हो सकते। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप इंडेक्स के थ्रू किसी भी स्टूडेंट के पर्टिकुलर के मार्क्स एक्सेस कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये फायदा होता है एरे का। तो एरे को आप क्या बोल सकते हो, एरे इज जस्ट अ लिस्ट ऑफ वैल्यू, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए मेरे को 9 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करवाने हैं सपोज, तो मैंने क्या करा, 0th इंडेक्स से स्टार्ट किया 8th इंडेक्स तक चले। सपोज इस एरे का नाम हम रख देते हैं यहाँ पे ARR एरे, ठीक है। तो एरे की 0th इंडेक्स पे क्या वैल्यू रखी है 40, एरे की फर्स्ट इंडेक्स पे क्या वैल्यू रखी है 55। तो एरे इज जस्ट अ लिस्ट ऑफ
वैल्यूज। एंड एरे का जो इंडेक्स होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है आपका 0 से। एरे किस लिए यूज होता है? फॉर स्टोरिंग द मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। यहाँ पे देखिए वेरिएबल आपका सिंगल रहेगा एरे, ठीक है, और इसके इंडेक्सेस जो होंगे उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल वैल्यूज वहां पे स्टोर करवा के रख सकते हैं, ठीक है। एरे जो होता है क्या होता है, होमोजीनियस कलेक्शन होता है डेटा एलिमेंट्स का, यानी कि अगर इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करा रहे हो तो इंटीजर की ही करवा सकते हो, फ्लोट की करवा रहे हो तो फ्लोट टाइप की स्टोर करवा सकते हो, ठीक है। अब अगर हम इसको बनाने की कोशिश करें तो हम देखते हैं कैसे बनेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इस स्ट्रक्चर को समझिए। एरे है, इस एरे का लेंथ कितना है, जितने इसके नंबर ऑफ इंडेक्सेस होगी उसका लेंथ हो जाएगा। तो कितनी इंडेक्सेस है यहाँ पे, 0 से लेके जितने इंडेक्सेस है +1, क्योंकि इंडेक्स आपकी 0 से स्टार्ट हो रही है, इसलिए अगर एरे की लेंथ देखोगे तो वो क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ इंडेक्स कितनी है +1। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इंडेक्स कितनी है 8, और इसमें एक +1 करेंगे तो कितनी हो जाएगी लेंथ 9। फर्स्ट इंडेक्स क्या होगी 0, और लास्ट इंडेक्स क्या होगी, या तो लेंथ -1 कर लीजिए, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको हम, या तो लेंथ -1 बोलेंगे, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे कि 0 से स्टार्ट हो रही है तो कितना हो जाएगा ये 9 - 1 विच इज 8, ठीक है। तो ये होता है एरे। अब दूसरी चीज जो होती है एरे के अंदर वो क्या हमें समझनी है कि एरे जो होता है कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है। कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन का मतलब क्या है कि जो मेमोरी है, जब भी एरे डिक्लेयर होगा आपके प्रोग्राम के अंदर, तो उसको जैसे सपोज एक एरे हमने डिक्लेयर किया है यहाँ पे इंट टाइप का, जिसके अंदर हमने वैल्यू दे दी 4, यानी कि 4 साइज का एरे आप यहाँ पे डिक्लेयर कर दीजिए। अब अगर इंटीजर का जो साइज है वो 4 बाइट है, तो कंपाइलर क्या करेगा, इसको कितनी वैल्यू चाहिए, 4 इंडेक्सेस के लिए चाहिए, तो ये देखिएगा 4 × 4 यानी कितना 16 बाइट्स। तो ये मेमोरी में फाइंड आउट करेगा कि कॉन्टिग्यूअस 16 बाइट्स कहाँ पे अवेलेबल है, जहां भी अवेलेबल होगा वहां वो क्या कर देगा, इस एरे को डिक्लेयर कर देगा, इसको मेमोरी एलोकेट कर देगा, ठीक है। तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 वैल्यूज यहाँ पे डिक्लेयर हो जाएगी। मैंने एक इंडेक्स एक्स्ट्रा बना दी, एक इंडेक्स यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है, 4 वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पे, ओके। तो ये देखिए यहाँ पे आप देखें इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, इंट ब्रैकेट, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब क्या है, देखो अभी तक हम सिंपल क्या लिख रहे थे, इंट, हम ऐसे लिख रहे थे ना, इंट और फिर a = 45 सपोज। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा था, a जो है किस टाइप का हो रहा था, इंटीजर टाइप का। एरे के लिए आप कैसे डिक्लेयर करते हो इसको, इंट, फिर आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट, फिर जो भी वेरिएबल का नेम है वो, ठीक है, उसके बाद न्यू किस लिए यूज करते हैं ये भी हम देखेंगे। हालांकि हमने स्कैनर क्लास के लिए भी इसको यूज किया था, ये क्या करता है, इसका रेफरेंस बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है, न्यू इंट, और यहाँ पे ये 10। तो ये इंट 10 क्या बता रहा है, हम एक एरे डिक्लेयर करना चाह रहे हैं कितने साइज का, 10 साइज का, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको कैसे लिखते हैं, जो यहाँ पे जैसे सपोज हमने क्या डिक्लेयर करा, इंट एरे टाइप का क्या डिक्लेयर किया, एक नंबर, उसमें डाला न्यू इंट, और यहाँ पे ब्रैकेट में डाला 10, यानी कि नंबर कितने साइज का है 10। तो नंबर तो क्या हो जाएगा यहाँ पे रेफरेंस हो जाएगा, ठीक है, नम ऑफ 0, नम ऑफ 1, और ये कब तक चलेगा, नम ऑफ 9 तक। इसके बाद है नम ऑफ 4 का मतलब क्या हुआ, ये कि आप नम जो एरे है उसकी 4th इंडेक्स पे जाके देखिए कि एलिमेंट की क्या वैल्यू है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, नम ऑफ 4, इसका मतलब क्या है कि आप 4th इंडेक्स पे, नम एरे के 4th इंडेक्स पे जाके देखिए कि क्या एलिमेंट वैल्यू रखी है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो क्या एलिमेंट वैल्यू है 80, तो कंपाइलर आपको क्या रिजल्ट देगा 80। तो ये किस तरीके का आपका एरे हो गया, array of number has 10 elements of int type and int indices from 0 to 9। इंडेक्सेस क्योंकि 0 से स्टार्ट होती है तो जितना भी साइज होगा उससे -1 तक आपकी इंडेक्सेस चलेंगी, ठीक है। लेंथ अगर आपको देखना है तो नंबर ऑफ इंडेक्सेस +1 कर दीजिए तो लेंथ आ जाएगी आपकी। जो इसका वेरिएबल नेम होता है वो उसका रेफरेंस देता है, और जो आप ब्रैकेट में लिखते हो वो आपका इंडेक्स नंबर होता है, ओके। अब यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे कि कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है। कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन का क्या मतलब है, सपोज ये आपकी एरे इंडेक्सेस है, ये कितने का एरे है आपका, 5 साइज का एरे है, ठीक है, 5 इसमें आप एलिमेंट्स स्टोर करवा सकते हैं। तो इंडेक्सेस कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी आपकी, यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 एंड 4, ये तो इंडेक्सेस हो गई, और इनके अंदर हमने कुछ कुछ वैल्यूज डाल दी हैं जैसे 34 21 2 66 एंड 567। कंटीग्यूअस मेमोरी का लोकेशन का क्या मतलब है, ये एरे जो है किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, ठीक है। और इंटीजर में हमारी कितनी मेमोरी एलोकेट होती है, 4 बाइट्स।
ठीक है। तो फर्स्ट इंडेक्स अगर कंपाइलर ने एलोकेट की है 1000 मेमोरी लोकेशन पे, तो सेकंड इंडेक्स कहाँ पे स्टोर होगी? सेकंड इंडेक्स के लिए इस 1000 में आप कर देंगे +4, तो सेकंड इंडेक्स का मेमोरी लोकेशन क्या हो जाएगा? 1004। फिर नेक्स्ट थर्ड इंडेक्स का थर्ड पोजीशन का मेमोरी लोकेशन क्या हो जाएगा? 1004 + 4 कितना हो गया? 1008। फिर फोर्थ पोजीशन पे जो मेमोरी रखी है, मेमोरी का क्या एड्रेस हो जाएगा? 1008 + 4 विच इज 1012। और लास्ट जो इंडेक्स है उसका क्या हो जाएगा? मेमोरी लोकेशन 1012 + 4 इज 1016। कंटिन्यूअस का क्या मतलब हो गया कि एक ही रो में आपको क्या होगी? मेमोरी एलोकेट होगी और जितने भी साइज की होगी, जैसे इंटीजर साइज का है तो 4 बाइट हो गई, ठीक है ना। फ्लोट होगा तो अलग साइज हो जाएगा, ठीक है। लॉन्ग है तो अलग साइज हो जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप जितना भी बाइट वो ले रहा होगा उतना बाइट जो है उसके हिसाब से आपकी कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेट हो जाएगी एरे के अंदर। एरे की सिंटैक्स की अगर हम बात करें तो देखो एरे का सिंटैक्स कैसे होगा? इंट, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है। इसके बाद वेरिएबल का नेम, फिर न्यू, फिर एलिमेंट टाइप, यानी कि किस टाइप का एरे आप स्टोर करवा रहे हो। यहाँ पे इंटीजर टाइप का, तो एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे? इंटीजर टाइप के होंगे। और कितने लेंथ का आपका एरे है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? आप डायरेक्ट जो है वैल्यूज ही एरे के अंदर स्टोर करवा दो। यहाँ पे हमने क्या करा? इंट बनाया एरे टाइप का, इसका वेरिएबल का नाम है इंट वैल्यूज, और इसके अंदर हमने क्या रख दी? वैल्यूज 1, 5, 8, 3, 7। तो हमने यहाँ पे साइज ना डिक्लेयर करके डायरेक्ट क्या करा? इनिशियलाइजेशन कर दिया वैल्यूज का, ठीक है। तो ये दोनों ही तरीके सही हैं। दोनों ही तरीके से आप क्या कर सकते हो? एरे को डिक्लेयर कर सकते हो, और इस वाले में क्या कर सकते हो? डिक्लेयर प्लस इनिशियलाइज दोनों कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है? यूज कर्ली ब्रेसेस टू क्रिएट अ न्यू एरे, कर्ली ब्रेसेस ब्रैकेट्स एनक्लोज लिस्ट ऑफ वैल्यूज, ठीक है। ये देखो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस यूज किया है वैल्यूज को लिस्ट करने के लिए। एरे जो होता है कैन बी सेव टू अ वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल्स भी सेव कर सकता है, जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे हमें यहाँ पे तो जैसे नंबर्स दे दिए, लेकिन आप यहाँ पे वेरिएबल भी सेव करवा सकते हो। अभी हम प्रोग्राम के अंदर देखेंगे। किसी भी वैल्यू को एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस होगी? इंडेक्स के थ्रू। सिंटैक्स के क्या रूल्स हैं? ब्रैकेट स्टार्ट और एंड, ब्रैकेट्स स्टार्ट एंड एंड द एरे। वैल्यू इज सेपरेटेड बाय कॉमा, ये देखिए जैसे यहाँ पे वैल्यूज हमने डाली तो उनको सेपरेट किससे किया है? कॉमा से। एंड इट कैन स्पैन मल्टीपल लाइन्स, ये हम अब प्रोग्राम के अंदर देखेंगे। तो आई होप एरे का सिग्निफिकेंस समझ में आया होगा, और एरे कैसे हम डिक्लेयर करते हैं, कैसे कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होती है, ये हमें क्लियर हो गया। अब हम समझते हैं कि इसको प्रोग्राम में कैसे किया जाता है। तो हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। ये हमारा प्रोग्राम नंबर हो जाएगा 24 तक हो गए, 25 हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ चलते हैं हम, यहाँ हम चलेंगे 25 पे। तो ये आएगा हमारा 25 नंबर का एरे एग्जाम्पल, ठीक है। ये हमने एक बना लिया यहाँ पे क्लास, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाते हैं। ठीक है, सबसे हमको 1D एरे देखना है। अभी हमने एक डायमेंशनल वाला एरे देखा, तो देखते हैं इसके सिंटैक्स पे चलते हैं। कैसे सिंटैक्स बनाया है? इंटीजर एरे इक्वल टू न्यू इंटीजर, और यहाँ पे हमें क्या देना पड़ेगा? इसका साइज देना इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये वाला सिंटैक्स यूज करते हैं, अदरवाइज क्या आएगी? एरर आएगी। देखो एरे इनिशियलाइजेशन एक्सपेक्टेड, यानी कि यहाँ पे कुछ आपको देना होगा कि कितना साइज का आप एरे बनाना चाहते हैं। तो यहाँ मैंने बना लिया 5 साइज का। इसी तरीके से दूसरा तरीका क्या है आपका? डायरेक्ट आप यहीं पे ही इनिशियलाइजेशन करते हैं। कैसे? एरे इक्वल टू 1, और यहीं पे हम क्या कर्ली ब्रेसेस के थ्रू यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर देंगे वैल्यूज का विथ कॉमा सेपरेटर, ठीक है। ये देखिए जैसे यहाँ मैंने 9 वैल्यूज दे दी। अब देखिए जो फर्स्ट वाला सिंटैक्स है, अगर उसमें अगर हमें वैल्यूज डालनी है, अभी यहाँ पे तो हमने सिर्फ डिक्लेयर करा, अगर वैल्यूज डालनी है तो कैसे डालेंगे? जैसे हम इसमें जाएंगे, फर्स्ट इंडेक्स हमारी किससे चालू होती है? 0 से। इंडेक्स कैसे एक्सेस होंगी आपकी? स्क्वायर ब्रैकेट से। तो यहाँ पे हमने डाली वैल्यू सपोज 11, फिर हमने एक और फर्स्ट इंडेक्स जो है उस पर हमने डाली वैल्यू 12, देन थर्ड इंडेक्स पे डाली हमने वैल्यू 14, सेकेंड इंडेक्स पे हमने डाली वैल्यू कितनी? 13, और फोर्थ इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स 4 तक जा सकती है, लेंथ इसकी 5 है तो ठीक है। तो फोर्थ इंडेक्स पे हमने डाली वैल्यू 15, ठीक है। अगर अब हम इन्हें
एक्सेस करवाना है, ठीक है। एक्सेस करवाना है तो वो कैसे कराएंगे, हम लूप की सहायता से करवा सकते हैं, ठीक है। लूप की हेल्प लेके कैसे, देखिए यहाँ पे आपको जो आईडी है वो खुद सजेशन देता है कि आपको फॉर आई लूप, आई वाला लूप बनाना है क्या, तो हाँ हमें आई वाला लूप बनाना है। यहाँ पे देखिए अगर मुझे एरे वाला जो है वेरिएबल है, इस एरे को मुझे एक्सेस करना है, यानी कि मुझे इसकी वैल्यूज को ट्रैवर्स करना है, ट्रैवर्सल भी बोलते हैं इस चीज को। तो यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी है, 5 है, तो हम आई लेस देन 5 तक दे देंगे हमारी इंडेक्स, क्योंकि 4 तक चल रही है। और यहाँ हम प्रिंट करवा देंगे इसकी वैल्यूज। तो कैसे होंगी वैल्यूज प्रिंट, अभी मैंने आपको बताया कैसे वैल्यू को एक्सेस करना है, वेरिएबल का नेम यानी जो भी रेफरेंस है वो, और उसका इंडेक्स। तो अब आप ये देखिए यहाँ पे हम जो है इंडेक्स के ऊपर यहाँ पे हमने वैल्यूज डाली है, और अब ये आई के थ्रू हम क्या करें, इस इंडेक्सेस को एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं और फिर इसके आउटपुट को समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए क्या आउटपुट आ गया, हमने ये वैल्यूज डाली थी 11, 12, 13, 14 एंड 15। अब आप देखिए मैंने क्या करा, पहले 0th इंडेक्स पे 11 डाला, 1th इंडेक्स पे 12 डाला, उसके बाद मैंने 3rd इंडेक्स पे 14 डाला, और 2 इंडेक्स पे क्या डाला, 13। जब मैं इसको ट्रेवर्स कर रही थी तो 1 by 1 इंडेक्स इंक्रीज कर रही थी, तो आप देखिए 11 आया, 12 आया, उसके बाद सेकंड इंडेक्स को सर्च करेगा तो सेकंड इंडेक्स पे क्या रखा है, 13, तो ये क्या प्रिंट करके देगा यहाँ पे 13, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका 3rd इंडेक्स पे क्या रखा है, 14। तो देखो ये कैसे वैल्यूज को एक्सेस कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स, कि आपने कौन सी इंडेक्स पे क्या वैल्यू डाली है। अब सपोज अगर मैं यहाँ पे एक वैल्यू और डाल देती 17, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको, आप इनकी वैल्यूज को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ लूप, ठीक है। इसको जो हम जब ये वैल्यूज हम एक्सेस कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैवर्सल ऑफ एन एरे, ठीक है। एक तो ये तरीका है। अब इसमें एक चीज हम क्या ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे अभी हमने क्या किया, आई लेस देन 5 किया, और हम अब क्या करें, एक वैल्यू यहाँ पे और एक्स्ट्रा डाल रहे हैं, ठीक है। एरे ऑफ 5 इज इक्वल टू 17। इसका मतलब देखिए अगर, क्योंकि मैंने एरे जो है 5 लेंथ का यहाँ पे डिक्लेयर किया था, तो मेरी इंडेक्सेस कहाँ से कहाँ तक हो सकती थी, 0 से 4 तक, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एक 5th इंडेक्स पे भी वैल्यू डालने की कोशिश कर रही हूँ, जिसकी वैल्यू कितनी है, 17। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इसको रन करके देखते हैं, और यहाँ हम इसको कर देते हैं आई लेस देन इक्वल टू 5 कर देते हैं, कि मुझे 5th इंडेक्स भी एक्सेस करनी है। और इसको अगर हम एक्सेस करके देखें, रन करके देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। देखिए क्या आ गया, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्यों आ गया, क्योंकि आपने जो इंडेक्स दी वो इंडेक्स बियॉन्ड दी वैल्यू आपने दी है। यहाँ पे इंडेक्स क्या दे दिया आपने, एरे ऑफ 5, ठीक है। तो ये इससे क्या हो गया, प्रॉब्लम क्या हुई इससे, कि जब कंपाइलर ने एक्सेस करना स्टार्ट किया तो उसको 0, 1, 2, 3, 4 तक तो इंडेक्स मिल गए, लेकिन जैसे वो 5th इंडेक्स उसने देखी तो उसने देखा कि आपने क्या करा है, एरे की इंडेक्स जो है बियॉन्ड दी वैल्यू दे दी है। तो उस टाइम पे कंपाइलर क्या कर देगा, एरर दे देगा कि ये जो है ये चीज आपकी हैंडल नहीं की जा सकती, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो इंडेक्स है वहीं तक ही, जितना आपने एरे डिक्लेयर किया है उतनी ही वैल्यू दे सकते हैं। और एक बात और कि जिस साइज का आपने एरे डिक्लेयर कर लिया, उसमें फिर कंपाइल रन टाइम पे आप उस एरे के साइज को ना ही इंक्रीज कर सकते हैं ना ही डिक्रीज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और है, जैसे यहाँ तो मैंने डायरेक्टली इसका 5 दिया था, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा कि एरे की जो लेंथ है वो कितनी है, मैंने 5 डिक्लेयर करी है। लेकिन हम आपको यहाँ कांस्टेंट वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। एरे की प्रॉपर्टी क्या होती है ऑब्जेक्ट की, कि आप यहाँ पे ये प्रॉपर्टी जो है इसकी लेंथ प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है, ये डायरेक्टली जो भी आप एरे डॉट लेंथ लिख रहे हैं, यानी कि इस एरे की जो भी लेंथ होगी वो यहाँ पे इसको रिटर्न करके दे देगा। तो अगर अब आप रन करने की कोशिश करेंगे इसको, तो देखते हैं क्या आंसर आता है हमारा। देखिए 11, 12, 13, 14, 15 आ गया। इसी तरीके से आप इस वाले एरे को भी एक्सेस कर सकते हैं। सिंपली क्या करना है, यहाँ पे अब एरे लेंथ लिखा था, हमारे इस वेरिएबल का नाम क्या है, एरे 1, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एरे 1। अब वापस से अगर रन करके देखेंगे, ओके हमने क्या किया है, यहाँ पे एक्सेप्शन क्या आया है, यहाँ पे आप देखें इंडेक्स 5, बट हमने यहाँ पे जो लेंथ दी है वो कहाँ से कहाँ तक की दी है, एरे 1 डॉट लेंथ तक की दी है, और आई प्लस प्लस किया है। तो ये एरर क्या दे रहा है, 11, 12, 13, 14, 15।
अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमने देखिए क्या गड़बड़ कर दी, हमने लेंथ की जो आई की वैल्यू है वो तो यहाँ पे कर दी एरे वन डॉट लेंथ तक अपडेट कर दी, लेकिन जो हम वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं वहाँ पे हमने पुराना वाला ही वेरिएबल रहने दिया। इसलिए इसने क्या करा, 4 तक तो वैल्यूज देखी कि सही प्रिंट कर दी इसने, ठीक है ना। देखिए 11 12 13 14 15 तक प्रिंट कर दी, लेकिन हमारे जो नेक्स्ट वाला एरे उसकी लेंथ कितनी है 10। तो जैसे इंडेक्स 5 जाएगी तो आपका फॉर लूप तो ट्रू हो जाएगा, लेकिन जब ये इसको प्रिंट करने की कोशिश करेगा तो आप प्रिंट किसको कर रहे थे, यहाँ पे अभी एरे को प्रिंट कर रहे थे जिसकी लेंथ कितनी 5 ही थी, यानी कि इंडेक्स 4 तक ही है, तो 5वें इंडेक्स पे इसको कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी और ये एक्सेप्शन बना देगा यहाँ पे और एक्सेप्शन दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको अपडेट करना था। तो अब रन करके देखते हैं वापस से इसे। देखिए अब वैल्यूज आ गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे आप लेंथ की हेल्प से ट्रैवर्सल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज है, अगर हम पर सपोज हमें कोई वैल्यू सर्च करवानी हो इस एरे के अंदर, ठीक है, तो सपोज हमें जो वैल्यू सर्च करवानी है, अगर हमें सर्च करवाना है कि क्या 5 प्रेजेंट है या नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक इसको हटाते हैं, यहाँ हम सर्च कर सकते हैं इफ जो भी एरे है जिसको आप ट्रैवर्सल करा रहे हैं, अगर उसकी कोई भी इंडेक्स पोजीशन पे हमें क्या वैल्यू मिल जाती है 5, ये यूजर से भी ले सकते हैं आप इनपुट, तो आप क्या रिटर्न करवा दें, आप यहाँ पे कर दें क्या, एलिमेंट इज फाउंड, ठीक है, ठीक है। और यहीं पे हम क्या कर देंगे, इस लूप को ब्रेक कर देंगे। जैसे लूप को ब्रेक करोगे तो क्या होगा, जैसे इसको एलिमेंट मिलेगा ये इसको फाउंड बता देगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बंद कर देगा, ठीक है। और तो इसको हम रन करके देखते हैं यहाँ पे ये कैसे होगा। देखिए इसको क्या हुआ, यहाँ पे इसने क्या इंडेक्स बाय इंडेक्स चालू किया स्टार्ट करना, तो इसने देखा कि क्या 1 इक्वल टू 5 है, 1 इक्वल टू 5 नहीं है, तो फिर ये आगे बढ़ेगा, फिर 2 इक्वल टू 5 चेक करेगा, फिर 3 इक्वल टू 5, 4 इक्वल टू 5, लास्ट में इसको क्या मिल जाएगा 5 इक्वल टू 5 जैसे मिल जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसको फाइंड हो जाएगा कि भाई हाँ जो इंडेक्स वैल्यू है कौन सी 0 1 2 3 एंड 4, फोर्थ इंडेक्स पे हमारी जो वैल्यू रखी है एलिमेंट की उसकी वैल्यू 5 है जो कि इक्वल है 5 के, तो यहाँ पे उसने प्रिंट कर दिया फाउंड, और यहाँ पे वो क्या कर देगा, लूप को ब्रेक कर देगा। ब्रेक से यहाँ पे क्या मतलब है, इसके बाद ये क्या करेगा, आगे की वैल्यूज को सर्च नहीं करेगा। अब यहाँ पे हम एक तरीके से और इसको कर सकते हैं, कैसे, सपोज हम यहाँ पे लिखें इफ एरे की जो इंडेक्स है उसकी वैल्यू 5 नहीं है, तो उस केस में आप ब्रेक की जगह यहाँ कर दीजिए कंटिन्यू, ठीक है। और अदरवाइज क्या कर दें, यहाँ पे लिख दे कि एलिमेंट फाउंड हो गया। अब देखिए इसको हम एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं। देखिए ये भी फाउंड हो गया, क्यों, क्योंकि 5 एलिमेंट जो था वो इसके अंदर प्रेजेंट था। अब इस केस में क्या हुआ, तो देखिए यहाँ पे भी इसको ये एलिमेंट मिल गया। अब यहाँ पे क्या हुआ होगा, पहले हमने ब्रेक यूज किया था। यहाँ कंटिन्यू का क्या मतलब है, अगर एरे की इंडेक्स वैल्यू 5 के इक्वल नहीं है तो वो क्या करेगा, नीचे वाली वैल्यू को लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा और इसी वाले कंट्रोल से वापस ऊपर चला जाएगा और फिर नेक्स्ट इंडेक्स को इंक्रीज करके उसकी वैल्यू को यहाँ पे सर्च करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो ये होता है ब्रेक और कंटिन्यू में डिफरेंस। वैसे हम इसको आगे और डिटेल में भी देखेंगे तो इसके एग्जांपल्स के साथ, बट यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए कि कोई वैल्यू सर्च करनी तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और ब्रेक के थ्रू भी यहाँ पे की जा सकती है। इसके अलावा देखिए एरे पे बहुत सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं, जैसे अभी हमने सिनेरियो लिया था जिसमें मुझे 70 स्टूडेंट्स के मार्क्स यहाँ पे ऐड करने थे। अब यहाँ पे सपोज अगर मैं 10 स्टूडेंट्स का ही अगर एग्जांपल लेके देखूं तो यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज हुआ और उस वेरिएबल के इंडेक्स पोजीशंस पे हमने 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर करवा दिए। अब सपोज मुझे इन स्टूडेंट्स के मार्क्स को ऐड करना है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं इंट सम टाइप का, जिसको इनिशियलाइज करते हैं 0 से, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, हमारे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं, और यहाँ हम क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू सम के अंदर किसको सम करवा देंगे, जो भी एरे की इंडेक्स वैल्यूज हैं वहां पे हम इनको सम कर देंगे। तो ये देखिए वैल्यू सम हो जाएंगी और ये आंसर आ जाएगा आपका। यहाँ पे इसको प्रिंट करवा लेंगे, तो यहाँ प्रिंट करवा लेते हैं कितना रिजल्ट आता है।
ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। क्या इंडेक्स है? इंडेक्स 5। अच्छा, आप देखते हैं हमने क्या गड़बड़ कर दी फिर से। अच्छा, यहाँ हमने एक्चुअली वेरिएबल्स के नेम सेम है, उस वजह से कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, एरे 1 डॉट लेंथ लेते हैं। ठीक है, वापस एग्जीक्यूट कराते हैं। बट आप देखिए, इस बात से आप ये समझिए कि अगर आप इंडेक्स के बियॉन्ड कोई एरे के वेरिएबल को एक्सेस करवाना चाहते हैं तो वो उस टाइम पे क्या दे देता है आपको? एक्सेप्शन। देखो, सम क्या आ गया? 45। तो ये 45 किसका सम आ गया? इन सारी 9 एलिमेंट्स पे जो वैल्यूज रखी हुई थी 9 इंडेक्सेस पे, उन वैल्यूज को आपने सम किया और यहाँ पे इनको एडिशन करके सम के अंदर स्टोर करवा दिए। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो इसका एवरेज भी निकाल सकते हैं। एवरेज निकालने के लिए क्या हो जाएगा? अगर हमें एवरेज निकालना है तो हम फ्लोट में सपोज ले लेते हैं एवरेज। तो फ्लोट इक्वल टू, फ्लोट में हम एक वेरिएबल बना लेते हैं एवरेज नाम से, और एवरेज इक्वल टू करते हैं हम, क्या हो जाएगा? एवरेज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय, कितना हो जाएगा? सम डिवाइडेड बाय एरे 1 का हम ले रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे एरे 1 की लेंथ। ठीक है, इस तरीके से अगर हम करेंगे और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को प्रिंट करवा देते हैं। देखिए, एवरेज की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगी। देखिए, एवरेज की वैल्यू कितनी आ गई? 5.0। सम था 45, 45 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 5 से 45, तो एवरेज कितना आ गया? 5। तो इस तरीके से देखिए आप कितना इजी हो गया टास्क। आपने एक एरे वेरिएबल बनाया, उसके अंदर इंडेक्स पोजीशंस पे वैल्यूज स्टोर करवाई और उसके ऊपर आपने लूप के हेल्प से यहाँ पर आपने स्टोर करवा ली वैल्यूज। तो ये फॉर लूप था। फॉर लूप अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, बट आप इसको वाइल लूप से भी कर सकते हैं। तो वाइल लूप से भी सेम ही चीज रहेगी कि आप इनिशियलाइजेशन पहले कर देंगे, फिर कंडीशंस लगा देंगे और फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आप यहाँ पे लूप के अंदर अपडेट कर सकते हैं। फॉर लूप मेरा बस यहाँ पे बताने का पर्पस यही था कि ये भी एक काइंड ऑफ लूप है जो कि काफी ईजी हो जाता है इससे भी काम करना, क्योंकि यहाँ पे इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन और जो अपडेट एक्सप्रेशन है वो आप एक साथ दे सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से होते हैं आपके एरे। ठीक है, तो आई होप ये एरे आपको समझ में आ गया होगा। ये हमने जो एरे पढ़ा ये था हमारा 1 डायमेंशनल एरे। इस एरे के बाद जो दूसरा डायमेंशनल का एरे आता है वो कौन सा आता है? आपका 2D एरे। तो देखो, 2D एरे बोले या फिर हम मल्टी डायमेंशनल एरे बोले, तो कोई भी एरे जिसकी एक से ज्यादा डायमेंशन होती है वो क्या कहलाता है? मल्टी डायमेंशनल एरे। जनरली एग्जाम में 1D एरे के अलावा 2D एरे ही पूछा जाता है, उससे ज्यादा के एरेज पूछे नहीं जाते और प्रोग्रामिंग में भी आपके 2D एरे तक ही काम आते हैं। तो आप ये समझ लीजिए, अगर एक से ज्यादा डायमेंशन है तो किस टाइप के एरेज हो गए? मल्टी डायमेंशनल एरे। अगर आप आपके लैपटॉप स्क्रीन की बात करें या किसी प्लेन पेपर की बात करें तो वो सब किस में होता है? 2 डायमेंशनल में। हालांकि आगे अभी हम देखें तो कई बार मूवीज जो है वो 3D के अंदर रिलीज होती हैं, 7D में रिलीज होती हैं फॉर बेटर विजुअलाइजेशन। तो उसमें क्या होता है, जस्ट वो इंक्रीज कर देते हैं डायमेंशंस किसी भी आपके सरफेस की, ताकि आपको जो है बेटर विजुअलिटी पॉसिबली प्रेजेंट हो। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे 2 डायमेंशनल एरे। तो होपफुली मोस्टली बच्चों का मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि हम मैट्रिक्स पढ़ते थे। मैट्रिक्स क्या होता था? कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। तो वही चीज यहाँ पे एरे है। ठीक है, 2D एरे। 2D एरे के अंदर क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। इसको आप कैसे समझ सकते हैं? जैसे अभी हमने हमारे क्लास वाला सिनेरियो लिया था जिसके अंदर हमें 70 स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो स्टोर करवाने थे। अब सपोज तब अगर एक ही सब्जेक्ट है तब तो ठीक है, हमने उन 70 स्टूडेंट्स के मार्क्स यहाँ पे स्टोर करवा दिए। लेकिन सपोज कीजिए ऐसे अगर 5 सब्जेक्ट्स होते तो आपको कितने 1D एरे बनाने पड़ते? अभी इससे पहले जो एरे पढ़ा हमने वो 1D एरे पढ़ा था, तो आपको कितने एरेज बनाने पड़ते? तब आपको एरेज बनाने पड़ते 5 एरेज बनाने पड़ते हैं। ठीक है ना, सब्जेक्ट 1 के लिए, सब्जेक्ट 2 के लिए, सब्जेक्ट 3 के लिए, सब्जेक्ट 4 के लिए और सब्जेक्ट 5 के लिए। और उसमें भी फिर क्या होता है, आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से स्टूडेंट के मार्क्स आपने कौन सी इंडेक्स पे एंटर करे हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो S1 है ये एक अलग मेमोरी लोकेशन पे पूरा स्टोर होगा, S2 जो है अलग मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होगा, तो कॉन्टिगस मेमोरी एलोकेशन नहीं होगी। तो आपको इंडेक्सेस भी ध्यान रखनी पड़ेगी, मेमोराइज रखनी पड़ेगी कि कौन सी इंडेक्स वैल्यू पे कौन सा स्टूडेंट का मार्क्स स्टोर है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए कि जब आपको मल्टीपल वैल्यूज किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए स्टोर करवानी है तो वहां पे आप 1D एरे सेपरेट यूज ना करने की जगह आप क्या करेंगे? वहां पे आप यूज करेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे।
ठीक है। मल्टी डायमेंशनल एरे में हम कौन सा एरे यूज करेंगे, 2D एरे। तो 2D एरे में सपोज ये इस तरीके से है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे ये हमारा स्टूडेंट 1 हो गया, तो स्टूडेंट 1 के जो भी मार्क्स हैं वो कॉलम वाइज मैंने यहाँ पे क्या करा लिए, स्टोर करा लिए। या फिर सपोज यहाँ पे स्टूडेंट 2 हुआ तो उसके स्टोर करवा लिए, इसी तरीके से स्टूडेंट 3 हुआ तो उसके स्टोर करवा लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक जो वैल्यू है उसके रेफरेंस में मैंने जो कॉलम्स हैं उसके अंदर उसकी जो भी रिलेटेड वैल्यूज थी वो सारी वैल्यूज स्टोर करवा ली। ये भी कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन ही होता है। इसका सिंटैक्स अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इसके अंदर दो इंडेक्सेस यूज होंगी, एक तो इंडेक्स यूज होगी रो के लिए और एक होगी इंडेक्स कॉलम के लिए। तो जो लेफ्ट इंडेक्स होती है वो तो क्या डिटरमाइन करती है, रो, और जो राइट इंडेक्स होती है वो क्या डिटरमाइन करती है, कॉलम। तो ये आपकी जो हॉरिजॉन्टली होंगी वो तो क्या हो जाएगी, रोज हो जाएंगी, और जो वर्टिकली है वो क्या रिप्रेजेंट करेंगी यहाँ पे, कॉलम। ठीक है। इसको अगर जावा के हिसाब से देखें तो जावा के अंदर सपोज अगर ये ए है, इस वेरिएबल जो 2D एरे उसका नाम ए है, तो ए इसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस हो जाएगा जिसके एरे ऑफ पॉइंटर्स होंगे जो कि एक्चुअली किसको पॉइंट करते हैं, 1 डायमेंशनल ऑफ एरे को। ठीक है। एक्चुअल डेटा जो होता है इनका किस पे होता है, डिफरेंट 1D एरे के अंदर। ओके, इस तरीके से स्टोर होता है। सिंटैक्स की अगर हम बात करें तो सिंटैक्स इसका कैसे होगा, अगर हम 1D एरे यूज करते तब तो हमने कैसा सिंटैक्स लिया था, ये वाला हमारा सिंटैक्स था। ठीक है, ये हमने सिंटैक्स यूज किया था 1D एरे के अंदर। अब क्योंकि हम कह रहे हैं 2D एरे यानी कि रोज और कॉलम्स दोनों चीजें मेंशन है, तो इन रो और कॉलम दो ब्रैकेट्स यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे। यहाँ पे आ जाएगा आपका वेरिएबल का नेम, और यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप कितनी रोज ले रहे हैं और कितने कॉलम्स ले रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि 4 रोज और 3 कॉलम्स हैं तो कितने वैल्यूज स्टोर हो सकती है, इसके अंदर 12 वैल्यूज स्टोर हो सकती है, 4 into 3। और दूसरा तरीका क्या है इसके अंदर एरे बनाने का, 2D एरे का, कि आप डायरेक्ट अगर इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं तो जो फर्स्ट ब्रैकेट है वो तो आपके बताएगा कि आपका जो ये कंप्लीट एरे है उसको। ठीक है, और उसके अंदर के जो ब्रैकेट्स होंगे वो बताएंगे स्पेसिफिक रोज को, कि 1 to 5 जैसे ये है तो इसको आप कैसे स्टोर करके मानेंगे कि 1 to 5 स्टोर है, और फिर स्टोर है 8, 9 and 4। तो एक तरीके से कितने साइज का एरे हो गया, 2 तो इसमें रोज है और 3 कॉलम्स हैं, यानी कितने एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं। आइए इसको बना के देखते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा। एक और हम बना लेते हैं प्रोग्राम, हमारा ये हो जाएगा अब 26 नंबर का प्रोग्राम हो जाएगा, जिसके अंदर हम ले लेंगे 2D एरे। ठीक है, 2D एरे का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हम बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, हमारा एंट्री पॉइंट। तो एक तो तरीका क्या है कि आप कैसे डिक्लेयर करें इसको हम लिख देते हैं एरे 2D, और यहाँ पे हम ले लेते हैं सपोज 2, 3 का हमने एरे ले लिया। एक और इसको कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, वापस से एक हम ले लेते हैं माई एरे नाम से। ठीक है, और यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज को डायरेक्टली इनिशियलाइज कर देते हैं 1, 2, 3। कॉमा सेपरेटर जरूरी है ताकि आप वैल्यूज को सेपरेट कर सकें, 4, 5, 6। ठीक है, और अगर आपकी जो फर्स्ट वैल्यू है, अच्छा यहाँ पे हमने इसको पूरा नहीं लिखा, न्यू, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ये इंट। ठीक है, ठीक है, आपको एरर नहीं आ रही। और अगर इस वाली एरे के अंदर अगर हमें वैल्यूज स्टोर करवानी है तो वो इंडेक्स के थ्रू ही स्टोर होंगी। कैसे कि अगर हम एरे 2D में लेना चाहें कि इसकी 0th पोजीशन पे क्या कर दे, ये वैल्यू डाल के दे दे हमें 2। इसी तरीके से एरे की 0th रो के फर्स्ट कॉलम पे हमें वैल्यू डाल दे। इसकी भी इंडेक्सेस जो है आपकी कहाँ से चालू होंगी, 0, 0 से चालू होंगी, 0 रो 0 कॉलम। ठीक है, जैसे अगर अभी 2 ही वैल्यूज डाल के देखते हैं। अब अगर हमें इसकी वैल्यूज प्रिंट करवानी है, ठीक है, तो अगर हम लूप चलाना चाहेंगे इसमें तो कैसे चलेगा, फॉर लूप ही ले लेते हैं। तो हमें फॉर आई लूप चलाना है तो यहाँ पे भी आप क्या यूज कर सकते हो, इसकी प्रॉपर्टी क्या यूज कर सकते हो, एरे डॉट लेंथ वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज अगर हमें माई एरे जो है, माई एरे को करवाना है तो यहाँ पे माई एरे लिखेंगे डॉट लेंथ। ठीक है, इसके बाद क्योंकि देखिए ये 2D एरे है, इसके अंदर आपको रो को भी एक्सेस करना है और हर रो के कॉलम को भी एक्सेस करना है, तो इसके अंदर भी एक लूप लगेगा, आपका लूप विद इन अ लूप लगेगा।
तो यहाँ पे भी आप एक लूप बना लेंगे, क्योंकि पहले आप आई वेरिएबल यूज कर लिया है, तो कंपाइलर ने देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वेरिएबल का नेम क्या लिख दिया, जे। और यहाँ पे क्या होगा अब आपका माई एरे, यहाँ पे आप लिखेंगे इसको, हमें हर रो की वैल्यू तक जाना है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे इसको माई एरे आई डॉट लेंथ। यहाँ पे इसकी वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए इंडेक्स कैसे एक्सेस होगी आपकी, माई एरे आई तो होगा रो के लिए और जे होगा आपके कॉलम के लिए, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं हम। देखते हैं एग्जीक्यूट कराने पे आंसर क्या आता है। देखिए ये जो वैल्यूज थी ये प्रिंट होके आ गई 1 2 3 4 5 6। इसको थोड़ा सा एरे के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ से प्रिंटलन हटा लेते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा एक एस्केप कैरेक्टर यूज कर लेते हैं, टैब, ठीक है। और नेक्स्ट रो के लिए हम यहाँ पे बाहर वाले लूप में एक नेक्स्ट लाइन दे देते हैं, इससे क्या होगा थोड़ा सा अच्छे से रिप्रेजेंट हो पाएगा। देखिए फर्स्ट रो क्या थी हमारी 1 2 3 और सेकंड रो क्या थी 4 5 6। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ, अगर हम जब इस तरीके से इनिशियलाइजेशन करते हैं तब हम वैल्यूज ऐसे भी दे सकते हैं। तो देखो इसका क्या मतलब हुआ, फर्स्ट रो में तो 3 कॉलम्स हैं, सेकंड रो में 2 कॉलम्स हैं और थर्ड रो में 3 कॉलम है, तो ये भी बिल्कुल वैलिड इनिशियलाइजेशन है, इसमें कहीं पे भी एरर नहीं आएगी। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा आंसर देखिए कैसे आएगा। ये देखिए 1 2 3 8 9, यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि जो सेकंड रो है उसके अंदर सिर्फ 2 ही वैल्यूज हैं और फिर थर्ड रो में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे वैल्यूज भी कर सकते हैं चेंज। लेकिन अगर आपने आपने सिर्फ डिक्लेयर किया है कि मेरा 2,3 का है, तो यहाँ पे आपके ऑल टोटल 6 एलिमेंट्स की वैल्यूज यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। जैसे अगर हम यहाँ पे माई एरे की जगह यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहे हमारा एरे 2D वाले वेरिएबल को, ठीक है। तो एक और हम यहाँ पे लूप में ही चेंज कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे हम ले लेते हैं एरे 2D को, मैं बस यहाँ पे चेंज कर रही हूँ वेरिएबल का नेम, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं। हमने देखिए जो एरे 2D वाला जो 2D एरे है उसके अंदर सिर्फ 2 वैल्यूज डाली है, एक तो 2 डाली है और 3 डाली है, जबकि हमारे टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 6 एलिमेंट्स हैं। तो देखिए फर्स्ट वाले इंडेक्स पे हमने 0 के रो पे 0 कॉलम, तो ये 0 रो 0 कॉलम पे 2 डाला, फिर 0 रो फर्स्ट कॉलम पे 3 डाला, तो ये 2 वैल्यूज तो अपडेट हो गई और बाकी वैल्यूज में हमने कोई भी वैल्यू नहीं डाली थी, तो बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू ले लेता है, इंटीजर 0, तो उसने सारी वैल्यूज क्या कर दी, 0 कर दी। जबकि यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 डाली, सेकंड रो में सिर्फ 2 ही वैल्यू डाली, तो भी इसने क्या करा, सिर्फ 8 और 9 ही दिया था, 0 नहीं दिया था। तो यहाँ पे क्या करता है, जितनी भी वैल्यूज आप डालते हैं वैसे इसको इस कन्वेंशन को ज्यादा प्रेफर नहीं किया जाता, कोशिश की जाती है कि आप इक्वल लेंथ और इक्वल कॉलम टाइप की ही वैल्यूज यहाँ पे दी जाए, ठीक है। बट ये भी जो है इसके अंदर एक्सेप्टेबल है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एमसीक्यू में अगर इस तरीके से आ जाए तो ये एरर नहीं जनरेट करता। ये यहाँ पे जो सेकंड रो है उसके अंदर सिर्फ कितनी वैल्यूज डालेगा, सिर्फ 2 वैल्यूज डालेगा, ठीक है। और एक्सेसिबिलिटी कैसे होगी, इस तरीके से। अब आपका जो टास्क है इसमें ये है कि ये मैंने आपको फॉर लूप की हेल्प से करके बताया। फॉर लूप और वाइल लूप में कुछ अंतर नहीं। वाइल लूप में क्या होता है, इनिशियलाइजेशन पहले होता है, टेस्ट कंडीशन जो होती है वाइल लूप के अंदर होती है और अपडेट एक्सप्रेशन जो है लूप बॉडी के अंदर होता है। फॉर लूप के हेल्प से आप क्या कर पा रहे हो, इनिशियलाइजेशन, टेस्ट एक्सप्रेशन और अपडेट एक्सप्रेशन एक ही जगह दे पा रहे हो, ठीक है। तो आप लोगों का टास्क क्या है, आपको वापस से 1D एरे और 2D एरे को इनिशियलाइजेशन करना है, ट्रैवर्सिंग करनी है, लेकिन आपको कौन सा लूप यूज करना है, वाइल लूप, ठीक है। तो ये था आपका 1D एरे और 2D एरे। अब है कुछ टास्क, क्या टास्क है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्रिएट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम एंड एवरेज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन एन एरे। तो ये 1D एरे में करना है, ये मैंने आपको करके दिखाई दिया है, ठीक है, बट आप खुद से भी प्रैक्टिस करके देखना। नेक्स्ट क्या है, क्रिएट अ प्रोग्राम टू फाइंड नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ एन एलिमेंट इन एरे। तो बेसिकली आपको इसमें सर्चिंग ही परफॉर्म करनी है, लेकिन आपको देखना है कि अगर कोई नंबर, जैसे सपोज आपके पास एक एरे है 2 4 6 4 9 9 4 5 4, तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है कि जो 4 एलिमेंट है वो कितनी बार आया है, ठीक है। तो सिर्फ सर्च करके आपको ब्रेक या कंटिन्यू नहीं कर देना है, आपको पूरे एरे को ट्रैवर्स करना होगा और उसकी अकरेंसेस काउंट करनी होगी। जैसे एक बार 4 यहाँ आया, 2 3 एंड 4, यानी कितनी अकरेंस है एलिमेंट की, 4 टाइम्स अकरेंस है, ठीक है। या फिर जैसे 9 के लिए पूछ ले तो कितनी टाइम अकरेंस है, 2 टाइम। 6 की कितने टाइम अकरेंस है, ओनली 1। 5 की भी 1 और 2 की भी कितनी है, 1। इस तरीके से आपको अकरेंस फाइंड आउट करनी है।
नेक्स्ट क्या करना है, क्रिएट अ प्रोग्राम टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट इन एन एरे। यहाँ पे अगर आप देखो तो मैक्सिमम एलिमेंट तो क्या है, यहाँ पे 9 है, तो इसका आंसर आना चाहिए 9 मैक्सिमम के लिए, और मिनिमम के केस में क्या आना चाहिए आंसर। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉजिक यूज करना होगा, आपको वैल्यूज को कंपेयर कराना पड़ेगा एक दूसरे से, और दो वेरिएबल लेने होंगे मैक्स और मिन से, और उसके अंदर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को आप अपडेट कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्रिएट अ प्रोग्राम टू सर्च एन एलिमेंट इन 2D एरे। हमने 1D एरे के अंदर तो देख लिया, 2D एरे के अंदर कैसे सर्च करोगे, सिंपली ये वाले लूप्स आपको यूज करने हैं। यहाँ पे तो अभी तो हम प्रिंट करवा रहे थे, ट्रैवर्सिंग करवा रहे थे, ट्रैवर्सिंग ना करवा के यहाँ पे इफ कंडीशन आ जाएगी। जैसे इफ कंडीशन हमने 1D एरे में यूज करी, वैसे ही हम 2D एरे के अंदर यूज कर सकते हैं। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपकी एक्सेसिबिलिटी कैसे होगी एरे की, विथ 2 कॉलम वैल्यू विथ 2 ब्रैकेट्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्रिएट अ प्रोग्राम टू डू सम एंड एवरेज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन 2D एरे। तो बहुत इजी है, यहाँ पे देखिए आप एलिमेंट्स को ट्रैवर्स तो कर ही पा रहे हैं। यहाँ पे अगर आप एक सम वेरिएबल बना दें और सम वेरिएबल के अंदर जितनी भी वैल्यूज को एक्सेस करें उनको सम करा दे तो सम आ जाएगा, और उसका अगर आंसर आप निकालें तो सम, और एवरेज के लिए क्या कर देंगे, सम को डिवाइड कर देंगे जो भी एरे की लेंथ है, तो उससे आपका एवरेज आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्रिएट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ, ये 2 नहीं है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। अब डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे क्या होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे एक कोई हमारे पास 2D एरे है, ये 2D एरे और इसके अंदर हमने वैल्यूज यहाँ पे एंटर करवा रखी। ये एरे किस टाइप का है, 3x3 टाइप का, यानी कितने एलिमेंट्स है, 9 एलिमेंट्स है। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये 0th रो है, फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम, सॉरी सेकंड रो, ये 0th कॉलम, फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम। डायगोनल एलिमेंट्स के अंदर क्या होता है, जो रो होता है, रो की जो इंडेक्स होती है वो किसके इक्वल होती है, कॉलम की इंडेक्स के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हो जाएंगे, देखो 0 0, तो एक ये डायगोनल एलिमेंट हो गया, फिर 1 रो 1 कॉलम, ये डायगोनल एलिमेंट हो गया, देन सेकंड रो सेकंड कॉलम, फिर ये डायगोनल एलिमेंट हो गया। यानी आपको क्या करना है, इन डायगोनल एलिमेंट्स का सम करना है सिर्फ। तो जहां पे आप कंप्लीट सम कर रहे थे वहां पे अब क्या कंडीशन हो जाएगी कि जो इंडेक्स वैल्यूज है, ठीक है ना, इंडेक्स वैल्यू यानी कि अगर i की वैल्यू j के इक्वल है तो ही आप सम करोगे, अदरवाइज आप उस एलिमेंट को स्किप कर दोगे, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको लगानी है लास्ट वाले प्रोग्राम के अंदर, ओके। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आज हमने समझा कि कैसे हमको एरे बनाना है, कैसे उसका सिंटैक्स बनाते हैं, कैसे डिक्लेयर किया जाता है, इनिशियलाइज कैसे किया जाता है, ट्रैवर्सिंग कैसे होती है, सर्चिंग कैसे होती है। हमने काफी सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे करके भी देखे। इसके बाद हमने 2D एरे को भी समझा और उसके भी सिंटैक्स को देखा, उसकी प्रोग्राम प्रैक्टिस भी करके देखी। अब आपके लिए जो होमवर्क एक्टिविटी है उसमें आपको ये 6 टास्क परफॉर्म करने हैं, और आप कोशिश कीजिएगा कि फॉर लूप यूज ना करें, सबसे पहले व्हाइल लूप यूज करके देखिए ताकि आपकी उस पर प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।